जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका हो चुका है, आज की सभी शिफ्टें हो चुकी हैं। तो अब अगर बात करें जिनका साथियों 1 अक्टूबर से लेकर पूरी अक्टूबर तक, पूरी नवंबर तक साथियों जब भी पेपर है आपका, कल है, परसों है या आने वाले कुछ दिन के बाद है, मैं कहूंगा ये 25 क्वेश्चन मैं साथियों लेकर आया हूं पिछली सभी शिफ्टों पर आधारित। मेरा मानना है कि आप अगर साथियों इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हो तो मेरा मानना है कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके एग्जाम में। और एसएससी ने जैसा कि मना किया है एनालिसिस से, तो ये मैं एनालिसिस नहीं करवा रहा हूं साथियों। आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, जो आने की संभावना है साथियों, तो संभावना के आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि पिछले कई सालों का साथियों एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना है कि जो संभावना हो सकती है वो संभावना साथियों कभी जाया नहीं जाती है, क्योंकि मेहनत कभी इंसान की जाया नहीं जाती है। तो मैं आपको ये 25 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद उसके साथ ही साथ साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आप बहुत धैर्य के साथ साथियों अगर इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि जो आपका जीएस में स्कोर होगा ना साथियों, वो बहुत आला दर्जे का आपका स्कोर होगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निर्देशक सिद्धांत ये संविधान से लिए गए, यानी कि कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन अब सवाल देखिए, शिफ्ट्स बहुत सारी होंगी, अब सवाल कहां से पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीजें ली गई। अगर आपसे पूछे कि जो संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के। बहुत आराम से मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। जो निर्वाचक मंडल होता है ना, निर्वाचक मंडल पता क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनके लिए हम और आप वोटिंग थोड़ी ना करते हैं। इनके लिए जो वोटिंग करता है वो निर्वाचक मंडल होता है। उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो उसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो ये निर्वाचक मंडल की भी धारणा अमेरिका से ली गई है। और अगर बात करते हैं सरकार का जो संघीय ढांचा है, ये भी अवधारणा अमेरिका से ली गई है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सब चीजें बता देता हूं। न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका से लिया गया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ना, ये भी अमेरिका से। और जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, ये भी साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया। एक तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार वाला, प्रस्तावना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यायिक समीक्षा भी कई बार पूछा जा चुका है, और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, ये भी अमेरिका से लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की अगर बात करते साथियों, सरकार का संसदीय रूप, ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीकर और इसकी भूमिका, चुनावों में पहली बार पोस्ट सिस्टम को पार करते हैं, ये भी साथियों ब्रिटेन देश से लिया गया है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान से साथियों कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है। तो ड्री उत्सव कहां पर मनाया जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों एसएससी एमटीएस का एग्जाम की अगर बात करें, आपका 1 दिन बचा हो, 2 दिन बचा हो, या साथियों 3 दिन या उससे ज्यादा दिन बचा हो, अगर आपको वाकई में साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम को आप अगर पास करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए इमीडिएटली साथियों 2 आनंद फानन में 2 पीडीएफ तैयार की गई हैं। एक तो पीडीएफ आपको साथियों दी जाएगी 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन की। आपको पता होना चाहिए साथियों 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी, और टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन है, 1 लाइनर, यानी कि इधर क्वेश्चन सामने उसका आंसर, ऐसे करके बहुत रैपिड फायर से अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को देखकर चले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि 25 क्वेश्चन में से जो भी 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, वो यही 1000 में से बहुत आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा बात करें जीएस की, बात करें इंग्लिश की, बात करें मैथ रीजनिंग की, तो उसके लिए साथियों आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने मॉक टेस्ट साथियों? 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर सरसरी निगाहों से भी इनको देखकर चले जाएंगे तो आपका 65 से 70% पेपर साथियों यहीं से फंसने वाला है पीडीएफ से।
तो ये दोनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके। उस लिंक पर साथियों जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे डायरेक्ट। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर समय आपका बचा हो, 1-2 दिन बचा हो साथियों, जितने दिन भी बचे हो, तो इस पीडीएफ को साथियों जरूर ले लेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि योसांग उत्सव कहां पर मनाया जाता है तो मणिपुर में, बिहू उत्सव कहां पर मनाया जाता है तो असम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है तो नागालैंड में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए आपका एग्जाम साथियों जाने नहीं दूंगा, यानी कि अगर आपने एसएससी एमटीएस का आप एग्जाम दे रहे हो और आपने इस क्लास में एंट्री कर दी है, तो मेरा मानना है कि जीत के मैं आपको साथियों भेजूंगा। क्या जीत आपकी पक्की हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी? ये सारे क्वेश्चन साथियों आप लोग देख लीजिए। देखिए आपसे पूछा जा सकता है गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि अगर पूछे गोची उत्सव कहां पर मनाया जाता है तो आपको हिमाचल प्रदेश बताने, क्योंकि गोची उत्सव साथियों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अब अगर आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ महोत्सव कहां पर मनाया जाता है तो राजस्थान में, पुष्कर ऊंट मेला कहां पर मनाया जाता है तो राजस्थान में, और जयपुर हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है तो राजस्थान में, और बीकानेर ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है तो राजस्थान में। ये तो आपको पता ही ना, जयपुर है, बीकानेर है, पुष्कर है, मेवाड़ है, ये सब कहां है? ये सब राजस्थान में है। तो ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद असम की अगर बात करें तो बिहू त्योहार कहां मनाया जाता है? असम में। रोंगाली बिहू त्योहार भी असम में, और बोहांग बिहू त्योहार भी साथियों असम में ही मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो भारत के वित्त अगर आयोग की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट साथियों राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सितारा देवी किससे संबंधित है? ऐसे एमटीएस में सवाल बहुत आपसे आते हैं, तो मैं कहूंगा ये कथक की नर्तक हैं, ठीक है ना, कथक की नर्तिका हैं, तो सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित हैं। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर का सवाल है, देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 76 है ना साथियों, ये किसके बारे में बताता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो भारत के महान्यायवादी का जिक्र है, ये कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 76 में। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे साथियों यहां पर बहुत सारी चीजें साथियों देखिए पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे संवैधानिक निकाय के बारे में पूछ लिया जाए, इसके वित्त आयोग के बारे में, तो वित्त आयोग का गठन की बात साथियों कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 280 में। संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग की अलग अलग बातें कही गई हैं। और चुनाव आयोग का जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि जो रोवर्स कप होता है, रोवर्स कप ये किस खेल में दिया जाता है? तो मैं कहूंगा ये आपका फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। ये आप सभी लोग यहां पर क्या रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। अब उसके बाद साथियों सवाल क्वेश्चन आपसे कहां से पूछे जा सकते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे कहे कि उबेर कप कौन से खेल में दिया जाता है, तो बैडमिंटन में दिया जाता है। यूनेक्स की अगर बात करें, यूनेक्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। वॉकर कप किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्फ के खेल में। और व्हाइटमैन कप किस खेल में दिया जाता है? तो टेनिस के खेल में। और विलियम जोन्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो साथियों बास्केटबॉल के खेल में दिया जाता है। देखिए सवाल आपसे यही से बनेगा, क्योंकि एमटीएस के जो शिफ्ट हुई है साथियों, अभी जितने भी शिफ्ट हुई है उनमें देखा गया है कि एमटीएस आखिर चाहता क्या है, यानी कि वो क्या चाहता है कि भाई बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, और वही उन्हीं टॉपिक से वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उन सभी टॉपिक को साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर ये 25 गोल्डन क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका वो हर एक टॉपिक तैयार हो जाएगा जो एसएससी चाहता है कि बच्चे का ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। अब देखिए ये पूछा, देखिए भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव था? तो किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव था? मैं कहूंगा साथियों देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को ना देखकर साथियों पहले हम किसको देख लेते हैं। ये जो आपके सामने मैं
पूरा बवाल लेकर आया हूं ना साथियों, इसको आप लोग एक बार जरा देख लेंगे। उसके बाद साथियों इसका आंसर फिर आप खुद बता देंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। इसमें लक्ष्य जो रखा गया था ना साथियों, वो ये रखा गया था कि भैया 2.1% अगर हो जाता है तो हिसाब किताब सही हो जाएगा, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य आया वो 3.6 आया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया, तो ये कृषि पर केंद्रित थी। ये सफल योजना रही, यानी कि जितना कामयाबी का दर रखा गया था उससे ज्यादा साथियों कामयाबी मिली। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 61 इसका कार्यकाल रहा। इसमें थोड़ा सा कम साथियों विकास रहा, ठीक है ना। खैर अगर आपसे पूछे इस पंचवर्षीय योजना ये किस पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस योजना इसको कहते हैं, यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर साथियों ये योजना आधारित थी। तेजी से औद्योगिकरण, भारी और बुनियादी उद्योगों पर इसमें जोर दिया गया, यानी कि इस पर कृषि पर जोर दिया गया और इस पर उद्योगों पर जोर दिया गया। समाज का समाजवादी पैटर्न दिया गया। तीसरी की अगर बात करें साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। इसमें साथियों बहुत एक तरीके से गिरावट आई, जो लक्ष्य था उससे बहुत कम लक्ष्य रहा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था यहां पर ये पंचवर्षीय में दी गई। अब देखिए सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है ना, ये यही तो सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए और इस पॉइंट को देखिए। ऐसे एसएससी एमटीएस साथियों सवाल बनाती है। तो अगर आप टारगेट सिलेक्शन से साथियों पढ़ते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था, ये किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है, तो मैं कहूंगा ये तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगर बात करें क्योंकि साथियों विकास दर 5.6 की जगह 2.8 रही, इसलिए ये योजना असफल मानी गई और विकास से रक्षा और विकास यहां पर असफल ये कुल मिला के योजना मानी गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये साथियों इसका मुख्यालय कहां पर है मुझे बताइए। तो इसका मुख्यालय साथियों कहां पर है, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहां पर है, हरियाणा में इसका मुख्यालय, और हरियाणा के करनाल में इसका मुख्यालय है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, तो मैंने आपको बताया साथियों हरियाणा के करनाल में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, ठीक है ना, तत्वावधान में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है ये। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं यहां से बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को साथियों आपको देखना है, क्योंकि मैं वही चीजें सिर्फ लाया हूं जो आपसे एग्जाम में साथियों पूछी जाए। कोई आलतू फालतू की चीज मैं आपके लिए साथियों लेकर नहीं आया हूं। चलिए भाई यहां पर अगर बात करते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1856 से लेकर 1861 रहा। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल में तो हुई थी साथियों। चलिए तो सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 क्रांति के विद्रोह के दौरान भारत के ये वायसराय थे, ठीक है। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के दौरान हुआ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए सिपाही विद्रोह कह लो या 1857 का विद्रोह कह लो या स्वतंत्रता का पहला युद्ध कह लो, या 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ये एक असफल विद्रोह हुआ था। चलिए उसके शासनकाल की कुछ घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। किसके शासनकाल की, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण चीजें हुई उनको देख लेंगे। पहला तो मैंने आपको बताया कि 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आपसे बहुत पूछा जाता है कि इन 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और राजा रानी को नियंत्रण का हस्तांतरण जो दिया गया वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में दिया गया। और जो भारतीय परिषद अधिनियम ये पास हुआ 1861 वाला, ये भी लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में पास हुआ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफडी मिशन कौन था। तो साथियों भारत दल का शेफडी मिशन कौन था, गगन नारंग था। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बाबर को किसके द्वारा
पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, दौलत खां इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? बाबर को दौलत खां के द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर बात करें तो ये 1556 में हुई थी। यह हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ी गई थी। दिनांक की अगर बात करें तो 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली या कह लो या अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। ये डेट की अगर बात करें 14 जनवरी 1761 को हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम क्या थी, मुझे बताइए। तो इसकी थीम थी आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें। तो ये इसकी थीम थी। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप वाकई में MTS एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, इसको पास करना चाहते हो, तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होना जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको साथियों वो क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। यानी कि 70% चांस है साथियों कि यही डिक्टो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद साथियों ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं और पूरा मुझे भरोसा है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये वाला साथियों नारा दिया था? तो साथियों कब दिया था, मुझे बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक ने साथियों कब? तो 1916 में। कब बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1916 में। तो यहाँ पर 1916 आ जाएगा। मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे उन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए थे जो मराठी में, ठीक है ना, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा थे। उसके अलावा उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है, 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और बाल गंगाधर तिलक जी ने ही साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा दिया था। और उनको लोकमान्य की उपाधि से भी नवाजा गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन जाते हैं यहां से। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्वेश्चन और कहां से बनेगा साथियों? क्वेश्चन इससे बाहर आपका जा ही नहीं सकता। तो ये तो एक क्लास है साथियों। ऐसी अगर मान लीजिए बहुत सारी जितनी क्लास में आपको करा देता हूं, अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी साथियों बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो या चाहे इंग्लिश हो। देखिए, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत साथियों है, मुझे बताइए। निजता के अधिकार की जब हम बात करते हैं, किसकी निजता के अधिकार की बात करते हैं, तो ये तो साथियों अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए समान होगा, इसकी बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 14 में की गई है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि जो रोजगार है उसमें सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, इसकी बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 16 में की गई है। वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने से संबंधित स्वतंत्रता, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का जिक्र अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। भारत के महान्यायवादी का जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है। और निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, ये साथियों अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि संस्कृत विद्वान पाणिनि, इनके द्वारा अष्ट अध्यायी की रचना की गई। बिल्कुल, तो अष्टाध्यायी ये किस पर किसकी एक पुस्तक है? तो मैं कहूंगा अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक पुस्तक है। ये व्याकरण की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत के लेखक कौन है, तो आपको वेद व्यास बताना है। शुकदेव की अगर बात करें तो ये भागवत पुराणों के मुख्य कथाकार हैं। कौन? भागवत पुराणों के मुख्य कथाकार हैं, तो शुकदेव हैं। महाकाव्य रामायण की बात करें तो रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। देखिए, वेद व्यास और वाल्मीकि, इसमें बहुत आप कंफ्यूज होते हो। महाभारत के लेखक वाल्मीकि कभी कभी कह देते हो और रामायण के कभी कभी, मतलब कुछ को दिक्कत हो जाती है, बहुतों को नहीं होती है, ठीक है ना। तो महाभारत के लेखक वेद व्यास है और रामायण के लेखक वाल्मीकि है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, और यहाँ पर
पारणी की बात करें साथियों, पारणी ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गई है। अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 16 के बारे में, कहां पर बताया था ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तो ऐसे ही तो बनते हैं साथियों क्वेश्चन, कहां से आएंगे, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। चलिए अब यहां पर रिवीजन हम लोग कर लेते हैं साथियों। अनुच्छेद 13 की अगर बात करें तो कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या उनका अनादर करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि भैया ये इस धर्म का है इसको ऐसा करो इसको हटाओ, या ये इस जाति का है इसको हटाओ इसको जॉब नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत आप नहीं कर सकते, इसका जिक्र अनुच्छेद 17 में किया गया है। उपाधियों का उन्मूलन साथियों, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है ना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में कही गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए उगादी, ये बहुत आपसे पूछा जाता है कि जो उगादी त्योहार है, क्या जो उगादी त्योहार है साथियों ये किस राज्य में किया जाता है बताइए। तो उगादी त्योहार आपको मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है उगादी त्योहार, कहां का है साथियों, आंध्र प्रदेश का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जरा देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्योहार होते हैं और कौन कौन से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो त्योहार मध्य प्रदेश का है। तेजाजी त्योहार मध्य प्रदेश का है। लोंग रंग उत्सव मध्य प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो रख दुमनी हिमाचल प्रदेश का है। गोची त्योहार हिमाचल प्रदेश का है। ओणम त्योहार केरल का है और विशु त्योहार केरल का है और उगादी त्योहार आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राणा प्रताप सागर बांध ये कौन सी नदी पर है। तो ये कौन सी नदी पर है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये साथियों चंबल नदी पर है, ठीक है ना। और ये किस राज्य में स्थित है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये साथियों राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो आपसे जो है ना वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो चीजें मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। एक बार देखिए, अगर आपसे साथियों ये पूछा जाए कि भवानी सागर बांध कहां पर है, क्योंकि पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा साथियों कि भवानी सागर कौन सा, भवानी सागर बांध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। कहां पर है साथियों, ये तमिलनाडु में है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भवानी सागर बांध किस नदी पर है, तो साथियों ये भवानी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ये भवानी नदी पर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी याद करने में। चलिए भाई, उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है रिहंद बांध कहां पर है, क्योंकि पूछा जाता है रिहंद बांध कहां पर है साथियों। तो रिहंद बांध कहां पर है, ये यूपी में है। कहां पर है साथियों, यूपी में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन कौन सी नदी पर है, तो ये साथियों रिहंद नदी पर है। क्या ये रिहंद नदी पर है, ये भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे बिसालपुर बांध आपसे पूछा जाता है। क्या बिसालपुर बांध, अगर आपसे बिसालपुर बांध के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिसालपुर बांध कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे साथियों, आपको राजस्थान बताना है। आपको क्या बताना है साथियों, आपको राजस्थान बताना है कि बिसालपुर बांध राजस्थान पर है और कौन सी नदी पर है, तो ये साथियों बनास नदी पर है। ये जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान की गई थी, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर जो मैं आपके लिए सब कुछ लिख कर लाया हूं, जहां से आपके सवाल बनते हैं उनको एक बार देख लीजिए। ये सवाल क्या, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आप लोग दे देंगे। पहली बौद्ध संगीति की अगर बात करें या पहली बौद्ध परिषद की बात करें, ये कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें ये किस जगह पर हुई थी, तो ये साथियों राजगृह में हुई थी।
किस राजा के द्वारा की, यानी कि किस राजा के शासन काल में की गई थी? तो अजातशत्रु के शासन काल में की गई थी पहली बौद्ध परिषद। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी साथियों? महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में की गई थी। कहां पर की गई थी? वैशाली में की गई थी। किस राजा के शासन काल में की गई थी? तो कालाशोक के शासन काल में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सवाकामी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में की गई थी। ये किस स्थान पर की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। किस राजा के शासन काल में की गई थी? तो अशोक के शासन काल में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी साथियों? मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में की गई थी। चौथी की अगर बात करें तो ये 72 ईसा पूर्व में की, 72 ईसा पूर्व नहीं 72 ईस्वी में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो साथियों कुंडल वन में की गई थी। किस राजा के शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। किसकी अध्यक्षता में? तो साथियों वासुमित्र की अध्यक्षता में। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति यानी कि इस वाली जगह पर आ जाइए। किसके शासन काल में की गई थी? तो मैं कहूंगा कालाशोक के शासन काल में की गई थी। तो कालाशोक आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी भी मौका है आपके पास, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो साथियों मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा और मैं अगली बार इससे भी बढ़िया कंटेंट, यानी कि बिल्कुल वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे लगभग पूछे जाए। अब देखिए ओपेक का मुख्यालय आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आखिर ओपेक का मुख्यालय क्या होता है, मुझे बताइए। ओपेक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो है ना ये तेल निर्यात करने वाले का एक देशों का एक ग्रुप है, मतलब जो तेल निर्यात करते हैं ना उन देशों के समूह को ही कहा जाता है ओपेक। तो पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है तो वियना में इसका मुख्यालय है। कहां पर? वियना में इसका मुख्यालय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है तो जेनेवा में है। ब्रुसेल्स की अगर बात करते हैं, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ठीक है ना, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है तो ब्रुसेल्स में है। अगर आपसे फीफा का मुख्यालय पूछा जाए तो ज्यूरिख में। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए अनटचेबल किताब बहुत पूछी जाती है कि अनटचेबल किताब पुस्तक के लेखक कौन है। तो मुल्क राज आनंद इनका नाम है और मुल्क राज आनंद ही साथियों अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा, यानी कि इनमें से किसको भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, यानी कि भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा केरल को क्या कहा जाता है? भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है। ये तो बात हो गई केरल की, लेकिन आपसे नहीं पूछा जा सकता क्या कि सपनों का शहर किसे कहा जाता है? आपसे नहीं पूछा जा सकता क्या कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र को ही सपनों का शहर कहा जाता है और भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है। अगर आपसे पूछे कि राजाओं की भूमि किसे कहा जाता है तो राजस्थान को राजाओं की भूमि कहा जाता है। चंदन की भूमि किसे कहा जाता है तो कर्नाटक को कहा जाता है। भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है तो केरल को कहा जाता है, क्योंकि यहां बहुत राजा हुए, यहां चंदन सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। ठीक है ना, और सपनों का शहर एक तरीके से जो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में ही तो है। तो साथियों मुंबई में इंसानों के सपने पूरे होते हैं ऐसा माना जाता है। चलिए खैर अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो साथियों पहले समूह में रखा गया है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, ये कहां पर स्थित है? यानी कि नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया, ये कहां पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है साथियों? ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बोडो डोगरी संथाली, क्या बोडो डोगरी संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है? तो क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब? बोडो डोगरी संथाली और मैथिली संविधान में किस संविधान संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? तो मैं कहूंगा 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ये आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
यानी कि संविधान में जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी ना, उसमें बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली ये जुड़ी थी। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा था। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर बात करें, देखिए साथियों एसएससी एमटीएस का एग्जाम की अगर बात करें, आपका 1 दिन बचा हो, 2 दिन बचा हो, या साथियों 3 दिन या उससे ज्यादा दिन बचा हो, अगर आपको वाकई में साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम को आप अगर पास करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए इमीडिएटली साथियों 2 आनंद फानन में 2 पीडीएफ तैयार की गई हैं। एक तो पीडीएफ आपको साथियों दी जाएगी 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन की। आपको पता होना चाहिए साथियों 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी, और टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन है, 1 लाइनर, यानी कि इधर क्वेश्चन सामने उसका आंसर, ऐसे करके बहुत रैपिड फायर से अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को देखकर चले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि 25 क्वेश्चन में से जो भी 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, वो यही 1000 में से बहुत आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा बात करें जीएस की, बात करें इंग्लिश की, बात करें मैथ रीजनिंग की, तो उसके लिए साथियों आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने मॉक टेस्ट साथियों? 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर सरसरी निगाहों से इनको देखकर चले जाएंगे, तो आपका 65 से 70% पेपर साथियों यहीं से फंसने वाला है पीडीएफ से। तो ये दोनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं साथियों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके। उस लिंक पर साथियों जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे डायरेक्ट। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर समय आपका बचा हो, 1-2 दिन बचा हो साथियों, जितने दिन भी बचे हो, तो इस पीडीएफ को साथियों जरूर ले लेंगे। उसके अलावा एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी साथियों एक बार जरूर देखकर चले जाएंगे। उनमें जो भी क्लासेस मैंने डाल रखी है ना, वो अव्वल दर्जे की, यानी कि बहुत टॉप लेवल के उसमें क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी एक बार देखकर चले जाएंगे। ठीक है ना? चलिए साथियों, मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।